क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप यूरिया, डीएपी और पोटास का कट्टा अपने खेत में डालते हैं तो उस दाने के साथ असल में क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजान सा दिखने वाला खाद का दाना पौधे के अंदर जाकर उसे हरा भरा कैसे बना देता है? हम किसान भाई हजारों रुपए खर्च करके खाद लाते हैं, पसीना बहाकर उसे खेत में डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उस खाद का 70% तक का हिस्सा पौधे खा ही नहीं पाते हैं। वह या तो जमीन में पत्थर बन जाता है, या हवा में उड़ जाता है, या पानी के साथ बहकर पाताल में चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जमीन के अंदर उस अंधेरे में ऐसी कौन सी रासायनिक क्रियाएं चल रही है जो हमारी आंखों से ओझल है? नाइट्रोजन पौधे के अंदर कितनी तेजी से दौड़ता है? फास्फोरस क्यों 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता है? और पोटास कैसे पौधे के नसों में खून बनकर दौड़ता है? आज की इस वीडियो में हम तुक्केबाजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे शुद्ध विज्ञान की। आज हम मिट्टी के कण कण का ऑपरेशन करेंगे और जानेंगे कि फसल असल में भोजन कैसे बनाती है। अगर आप इस गहरे विज्ञान को समझ गए हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आप खाद का एक दाना भी बर्बाद नहीं होने देंगे। नमस्कार किसान दोस्तों, तो आपके अपने पसंदीदा चैनल सोनल एग्रोवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेती में विज्ञान का तड़का और मुनाफे की बात, यही है हमारी पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं मिट्टी के अंदर का ये अद्भुत सफर। तो सबसे पहले हमें उस मंच को समझना होगा जहाँ ये पूरा खेल खेला जाता है, तो वह है हमारी मिट्टी। हमारी मिट्टी सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं, विज्ञान की नज़र में मिट्टी एक बहुत बड़ा रासायनिक कारखाना है। तो मिट्टी के जो बीज कण होते हैं, जिन्हें क्ले पार्टिकल्स कहते हैं, उन पर कुदरती तौर पर नेगेटिव चार्ज होता है। असल भाषा में समझे तो मिट्टी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है जो केवल उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही बात तय करेगी कि आपका डाला हुआ खाद पौधे को मिलेगा या बर्बाद होगा। अब आते हैं हम हमारे सबसे पहले और सबसे चंचल खिलाड़ी, जिसका नाम है नाइट्रोजन, जिसे हम और आप यूरिया के नाम से जानते हैं। जब आप यूरिया का सफ़ेद दाना खेत में फेंकते हैं तो क्या होता है? क्या पौधे उसे तुरंत खा लेते हैं? जी नहीं, पौधा यूरिया को सीधे तौर पर नहीं खा सकता है। यूरिया एक एमाइड फॉर्म है। जिसे यूरिया का दाना जमीन पर गिरता है, उसे सबसे पहले नमी चाहिए होती है, और पानी का संपर्क में ही आते ही मिट्टी में मौजूद एक विशेष एंजाइम, जिसे यूरियस कहते हैं, वो जाग जाता है, और ये एंजाइम यूरिया को तोड़ना शुरू करता है। अगर मौसम गर्म है तो 24 से 48 घंटे के अंदर यूरिया बदलकर अमोनियम बनाती है। और अब विज्ञान का चमत्कार देखिए, अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारी मिट्टी निगेटिव चार्ज वाली है, इसलिए मिट्टी के कण अमोनियम को तुरंत ही अपनी तरफ खींच लेते हैं और चिपका लेते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पौधा अमोनियम को कम मात्रा में लेता है, उसे चाहिए नाइट्रेट। अब मिट्टी में मौजूद लाखों करोड़ों बैक्टीरिया काम कर लग जाते हैं। वे इस अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 दिन का समय लगता है। नाइट्रोजन पौधे के अंदर जाकर क्या करता है? नाइट्रोजन पौधे का इंजन है। पौधे का हरा रंग, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो नाइट्रोजन से ही बनता है। ये क्लोरोफिल ही सूरज की रोशनी से सोखकर पौधे के लिए रोटी बनाता है, और नाइट्रोजन अमीनो एसिड बनाता है, जिससे प्रोटीन बनता है। इसलिए यूरिया डालने के तीसरे या चौथे दिन आपको फसल अचानक हरी और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे लीचिंग कहते हैं। जब अमोनियम बदलकर नाइट्रेट बन जाता है तो नाइट्रेट पर निगेटिव चार्ज आता है। अब मिट्टी भी निगेटिव है और नाइट्रेट भी निगेटिव है। तो विज्ञान का नियम है कि जैसे चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसलिए मिट्टी नाइट्रेट को पकड़ नहीं पाती है। अब अगर अपने खेत में ज़्यादा पानी लगा दिया तो ये नाइट्रेट पानी में घुलकर पानी के साथ बहता हुआ जड़ों तक पहुंच जाता है और दूर जमीन में नीचे चला जाएगा, जो इसे लीचिंग कहते हैं। नाइट्रोजन पौधे में मास फ्लो के जरिए घुसता है, यानी जैसे हम बस में बैठकर सफर करते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन पानी में बैठकर जड़ों के अंदर घुस जाता है। उसे जड़ों तक जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो पानी के बहाव के साथ अपने आप खींचा चला जाता है। इसलिए इसका असर सबसे तेज दिखता है, लेकिन यह बर्बाद भी सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण तत्व की, जो कि है फास्फोरस, जिसे हम डीएपी या एसएसपी के जरिए देते हैं। फास्फोरस की कहानी नाइट्रोजन से बिल्कुल उल्टी है। अगर नाइट्रोजन खरगोश है तो फास्फोरस कछुआ है। ये बहुत असली तत्व है। वैज्ञानिक कहते हैं कि फास्फोरस जमीन में इमोबाइल यानी कि अचल होता है, और ये अपनी जगह से मुश्किल से ही 1-2 इंच हिल पाता है। फास्फोरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये फिक्सेशन यानी कि लॉक हो जाता है। जैसे ही आप डीएपी का दाना डालते हैं वो घुलता है, लेकिन घुलते ही मिट्टी में मौजूद दूसरे तत्व उसे जकड़ लेते हैं।
अगर आप मिट्टी में अम्लीय हैं तो लोहा और अगर अमोनियम इसे पकड़ लेते हैं, और अगर मिट्टी क्षारीय है तो कैल्शियम इसे पकड़कर पत्थर जैसा बना देता है। हैरानी की बात यह है कि आप जो डीएपी डालते हैं उसका केवल 20 से 25% हिस्सा ही पौधे को मिल पाता है, बाकी 75% जमीन में फिक्स हो जाता है। तो फिर ये पौधा इसे कैसे खाता है? क्योंकि फास्फोरस पानी के साथ बहकर जड़ों तक नहीं आता है, इसलिए जड़ों को खुद चलकर फास्फोरस तक जाना पड़ता है। इसे रूट इंटरसेप्शन कहते हैं। पौधे की जड़ फास्फोरस को खोजने के लिए मिट्टी में जाल बिछाती है। जब जड़ किसी फास्फोरस के कण से टकराती है तभी वो इसे सोख पाती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि डीएपी को हमेशा बुआई के समय बीज के नीचे ही डालना चाहिए। अगर आप खड़ी फसल के ऊपर डीएपी फेंकेंगे तो वो ऊपर ही पड़ा रह जाएगा और जड़ों तक कब पहुंच ही नहीं पाएगा। और क्योंकि फास्फोरस चल नहीं सकता, फास्फोरस का काम क्या है? यह पौधे की बैटरी यानी कि सूरज से जो ऊर्जा पौधा बनाता है उसे जमा करना और ट्रांसफ़र करने का काम करती है। जड़ों का विकास करना, तने को सख्त बनाना और दाने का वजन को भरना, ये सब फास्फोरस के बिना नामुमकिन है। ये पौधे को शुरुआती ताकत देता है। अब आते हैं तीसरे हीरो पर, जो कि है पोटास। पोटास को अक्सर किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह पौधे का ट्रैफिक पुलिस होता है और डॉक्टर दोनों ही नाइट्रोजन और फास्फोरस के पौधे के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, लेकिन पोटास किसी ढांचे का हिस्सा नहीं बनता। ये पौधे के खून में, जिसे हम सैप कहते हैं, उसमें एक फ्री आयन के रूप में तैरता है। पोटास का सबसे बड़ा काम है कि पानी का मैनेजमेंट। पत्ती के नीचे छोटे छोटे करोड़ों छेद होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं, और पौधे इन्हीं छेदों से सांस लेता है। हर पानी पर पानी उड़ाता है। पौधे पोटास इन छेदों को का चौकीदार होता है। जब धूप तेज होती है तो पोटास इन छेदों को बंद करवा देता है ताकि पौधे का पानी भाप बनकर ना उड़े। इसलिए इसे खेत में पोटास की कमी होती है वहाँ सूखे का अक्सर देखने को मिलता है। पौधे जल्दी से मुरझा जाते हैं। इसके अलावा पोटास एक ट्रांसपोर्टर होता है। पत्तियों में जो खाना बनाता है उसे फल फूल दाने तक पहुँचाने का काम भी पोटास का होता है। अगर आप चाहते हैं कि गेहूँ धान फसल चमकदार हो, तो उसका आकार बड़ा हो, तो उसमें वजन हो, तो ये काम नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, पोटास करेगा। तो ये पौधे की बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। पोटास पौधे की बाहरी दीवार को इतना सख्त बना देता है कि कीड़े और फंगस आसानी से हमला नहीं कर पाते। अब बहुत ही जरूरी सवाल आता है, किसान अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, ये सब काम कितने दिन में होता है? यूरिया यानी नाइट्रोजन सबसे तेज यानी नमी मिलते ही 24 घंटे में काम शुरू कर देते हैं और 3 से 4 दिन में पूरा असर कर देते हैं, लेकिन यह टिकता कम है। 15 से 20 दिन बाद इसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए यूरिया को हमेशा किस्तों में देना चाहिए। डीएपी यानी फास्फोरस धीमा है, इसे घुलने और पौधे को मिलने में लायक बनने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह लंबे समय तक मिट्टी में रह जाती है। एक बार डाला तो फास्फोरस पूरी फसल के दौरान यानी 3 से 4 महीनों तक धीरे धीरे मिलता रहेगा पत्तियों को, पौधों को। और पोटास इन दोनों के बीच का है। ये 4 से 7 दिन में काम करना शुरू करता है और मिट्टी में लगभग 30 से 40 दिन तक सक्रिय रहता है। लेकिन दोस्तों, एक गुप्त बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है पौधे की सांस। पौधा अपनी ऊर्जा खर्च करके भी खाना खाता है। नाइट्रोजन तो पानी के साथ मुफ्त में अंदर चला जाता है, लेकिन फास्फोरस और पोटास जैसे भारी तत्वों को अंदर खींचने के लिए पौधे को अपनी ताकत लगानी पड़ती है, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके लिए जड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर आप अपने खेत में पानी से लबालब भर देंगे और मिट्टी में हवा नहीं रहने देंगे तो जड़ें सांस नहीं ले पाएगी, और जब जड़ें सांस नहीं ले पाएगी तो उनके पास ऊर्जा नहीं होगी और वो खाद को नहीं खींच पाएगी। इसलिए अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा पानी भरे हुए खेत में फसल पीली पड़ जाती है, और भले ही आप कितनी भी खाद क्यों न डालें, क्योंकि बिना हवा के जड़ काम करना बंद कर देती है। इसलिए पूरी लंबी वैज्ञानिक चर्चा का निचोड़ क्या है? तो निचोड़ ये है कि खेती एक संतुलन का नाम है। यूरिया को थोड़ा थोड़ा करके दें ताकि वो लीचिंग के बाद बर्बाद ना हो। डीएपी और फास्फोरस को हमेशा जड़ क्षेत्र यानी कि जमीन के नीचे दे, क्योंकि वो चल नहीं सकता। और पोटाश को दाना बनते ही समय ही जरूर दे ताकि वो अपनी उपज और वजन को बढ़ा सके, चमक बढ़े। और साथ ही खेत में
में नमी है तो ध्यान रखें, लेकिन उसे दलदल ना बनाएं ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। और मिट्टी के नीचे की ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है और मिट्टी बहुत जटिल भी। तो लेकिन जब हम विज्ञान को समझ लेंगे तो ये आसान हो जाती है। एक समझदार किसान वही है जो खाद के कट्टे से ज़्यादा खाद के विज्ञान पर भरोसा करता है। आइए हम सोनल एग्रोवर्स चैनल पर दिन रात यही कोशिश करते हैं कि दुनिया भर की आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचा सके। हम चाहते हैं कि भारत का किसान तुक्के से नहीं, तकनीक से खेती करे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसान साथी, किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहें।